हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 के वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के क्लास में। यानी चैप्टर 2 के लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग जो है सो कंप्लीट यानी आपको यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चन जितने सारे यानी आपका अति लघु उत्तरीय जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी आप लोगों तक हम यानी प्रोवाइड करने के बारे में आप लोगों को बताएं। जैसे कि बताए थे कि इस सीरीज में आपको एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना है। तो आज जो हम लोग यानी दूसरा चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी मजा आएंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर करेंगे। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या कहलाता है कि मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। यानी मौर्य कालीन में यानी उसका वहाँ जो कला था और क्या यानी स्थापत्य का वर्णन आपको करना है। तो देखिए, मौर्य कालीन कला में स्थापत्य यानी राजा प्रसाद, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब राजा प्रसाद यानी वास्तुकला का सबसे बेजोर उदाहरण था। देखिए, मौर्य कालीन में जो है सबसे ज़्यादा यानी किसका वास्तुकला का बेजोर उदाहरण था। फायहान के अनुसार यह अशोक ने 84 स्तूप से बनवाए थे और यह अति शक्ति हो सकती है, मगर हैंसोंग ने मतलब 80 स्तूपें हम स्वयं अपनी आँखों से मैं देखा है। सांची स्तूप का मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, सांची का स्तूप जो है मतलब क्या है, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहाँ का? मौर्य कालीन का। आपको पता होगा मौर्य कालीन कला का या स्थापत्य का वर्णन आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ का जो है सांची का जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, वस्तु का उत्कृष्ट यानी उदाहरण माना जाता है। यानी कि समझे बात को, लोक कला के मौर्य युगीन लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण लोक कला यानी लोक कला मौर्य युगीन को यानी लोक कला का सर्वोत्तम यानी उदाहरण विशाल यक्ष मतलब यक्षिणी की प्रतिमाएं। इनमें से मथुरा जिले का मतलब क्या है, परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति की मणिभर मतलब पटना में दीदारगंज से प्राप्त यानी क्या आपका यानी चवरधारणीय की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यह है वास्तुकला यानी कहाँ का, मौर्य कालीन वस्तु का कला का या स्थापत्य कला का। यह है इसका वर्णन, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप अगर उतारना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके आपको यानी इसका आंसर को लिख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। माझन पद से आप क्या समझते हैं? देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माझन पद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो माझन पद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। यानी क्या था, यानी महाजन पद को आ जाता था यानी प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को। सीधी कहने का मतलब है क्या, यानी राज्य ही मान लीजिए, अभी जैसे हम लोग का राज्य है यानी उसी तरह यानी उस टाइम जो था यानी महाजन पद क्या था, एक राज्य के रूप में था और वो विभक्त थे। यानी कुल जो है महाजन पद कितने थे, यानी 16 महाजन पद थे। ठीक है, पूरे यानी 16 महाजन पद में सब यानी विभक्त थे। सबसे शक्तिशाली महाजन पद आपको पता होगा मगध था। ठीक है, चलिए, शताब्दी ईस्वी में पूरे की ओर यह धार्मिक क्रांति हुई थी। दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। लोगों को आगमन से कृषि कार्य व्यवस्थित होने लगा, जिसके कारण लोगों को अस्तित्व की भावना पनपने लगी और छोटी कबीले राज्य बनते जा रहे थे और बुद्धि के समय तक जन का रूपांतरण और जनपदों का जन्म हो चुका था। अगर तनिकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये निम्न थे। यानी काशी एक महाजनपद थे, कौशल भी थे, वत्स्य, अंगन, मगध, पंचल, वत्स्य, चेदे, वजिद, संघ। ठीक है, भलल, अश्व, यूसेन, गंधार, कुरु, मतलब क्या है आपका यानी कमोज और क्या औन्नति। ये आपका यानी सब यानी क्या था, यानी महाजन पत्ता आपको देख लीजिए इसका। ठीक है, सब का नहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? देखिए, इतिहास लेखन में जो है अभिलेख का सबसे बहुत बड़ा यानी महत्व अगर माना जाए तो, जैसे कि अभिलेखों से तात्पर्य है कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए अभिलेख से तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार, उपाय, प्रशासन, मान्य पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त
मतलब हुआ है। ठीक है, इतिहास लेखन में अभिलेखन की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेख ही आधार पर ही भंडार और महोदय यानी अशोक मतलब क्या अशोक का इतिहास लिखने का यानी सफल प्रयत्न किया है। तो देखिए इतिहास लेखन में जो है अभिलेख एक बहुत बड़ा क्या है एक महत्व इसका, क्योंकि अभिलेख से ही हमें अभिलेख में जो है क्या था यानी जैसे कि पाषाण का धातु मिट्टी या बर्तन के आदि पर यानी खुदे हुए मतलब क्या लेखाभिलेख होते थे, जो राजनीतिक सामाजिक और क्या आर्थिक यानी जीवन के लोगों का मतलब जानकारी मिलती थी। ठीक है, किससे यानी इतिहास अभिलेखन से। ठीक है, तो और इससे जो है मतलब अशोक का भी जो इतिहास मतलब अशोक का जो लिखा गया है इतिहास लेखन में का सफल प्रयत्न की जो अशोक का यानी इतिहास लिखा हुआ है, तो वो जो है किससे पता चला यानी अभिलेख से, यानी किससे अभिलेख से। ठीक है, तो इससे हमको यानी जानकारी मिलता है राजनीतिक सामाजिक यानी किसी भी शासन का क्या है किसी भी यानी काल का जो है हमें क्या पता चलता है इससे, यानी धार्मिक सामाजिक और आर्थिक की जानकारी हमें अच्छी तरीके से जो सो मिलता है किसके द्वारा यानी अभिलेख के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखिए। तो मौर्यकालीन जो है मतलब इतिहास के जो 4 अभिलेखीय स्रोत है तो वो निम्न है, जो आपको पता होगा सभाज खिड़ी का अभिलेख, उसका गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख, पड़िया का मतलब स्तंभ अभिलेख, या दिल्ली मतलब टोपड़ा के स्तंभ अभिलेख। तो ये था यानी 4 आपका यानी जो है इसका अभिलेख के स्रोत है, ये 4 स्रोत। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। हाँ, क्या कहलाता है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण है, यानी मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण है, यानी मौर्यकालीन में जो है कहाँ क्या उसका महत्वपूर्ण स्रोत है जो थे यानी क्या थे उसके बारे में आपको बताना है। देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमें हमारे पास साहित्य एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार का स्रोत है। क्या है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार का क्या है स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका विशाखा दत्त की मुद्राक्षर महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हार लेख अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो, यानी मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है क्या है महत्वपूर्ण, यानी 2 एक क्या है साहित्यिक स्रोत और एक क्या है यानी पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो आता है आपका यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, ये सारा जो आ जाएगा तुम्हारा किस में आ जाएगा यानी साहित्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये होता है कि पुरातात्विक के अंदर आपको पता होगा अशोक का स्तंभ लेख आ जाएगा, कुम्हार लेख आ जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है किस में आ जाएगा यानी स्तंभ लेख में आ जाएगा। ठीक है, पुरातात्विक लेख में। तो आई होप आपको 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालना है, यानी गुप्तकालीन मुझे जो काल में जो है उसके किसमें यानी प्रौद्योगिकी पर यानी आपको प्रकाश डालना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साहित्य व कला के विकास के साथ इस साथ गुप्त युग में विज्ञान का क्षेत्र में भी प्रगति हुई। यानी उस टाइम जो था यानी गुप्तकालीन में, तो उस टाइम धीरे धीरे किसका यानी विज्ञान का भी क्या हुआ यानी प्रगति होने लगा। आर्यभट्ट इसी युग के थे जिससे सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, क्योंकि उसी टाइम ही मतलब ये जो आर्यभट्ट के द्वारा ही पता लगा ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य के चंद्रमा आ जाने से ग्रहण होता है। दशमलव प्रणाली का भी मतलब उसी ने आविष्कार किया। गुप्त युगीन के प्रमुख ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर तथा उसने ज्योतिष नक्षत्र विधा नक्षत्र का मनुष्य पर प्रभाव से संबंधित अनेक ग्रंथों की यानी रचना हुई। कब यानी गुप्तकालीन में, यह प्रौद्योगिकी विज्ञान उस टाइम में। ठीक है, गुप्तकाल में औषधि विज्ञान की भी उन्नति हाई मतलब हड क्योंकि वानभट्ट जैसा वेद भी इस युग में हुआ था। इस युग में पशुओं की चिकित्सा संबंधित भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। तो ये था आपका यानी गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी पर प्रकाश। ये आपको आई होप गुप्तकालीन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार के मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व है। देखिए मौर्य शासन की स्थापना, भारत में मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। किसको जाता है यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। सिकंदर के लौट जाने के जाने और उसके अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में जो अराजकता एवं अवस्था फैली हुई थी, उस चंद्रगुप्त ने खूब लाभ उठाया और यूनानियों के विरुद्ध में उठने वाले विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने अपने योग्य परामर्शदाता अथवा मंत्री चाणक्य के सहयोग से कुछ भारतीय सैनिकों को एकत्रित किया और 322 ईस्वी में लगभग यूनानियों को पंजाब से बाहर कर वह स्वयं यानी पंजाब का सम्राट बनकर बैठ गया। और इस प्रकार भारतीय रंगमंच पर मौर्य वंश का आगमन हुआ। यानी आपको समझ में आ गया 322 ईस्वी में जो है इसमें लगभग यूनानी को पंजाब से बाहर करके स्वयं पंजाब का सम्राट बना। ठीक है, इस प्रकार भारतीय क्या था यानी रंगमंच कर मौर्य वंश का आगमन हुआ। तो ये था यानी मौर्य वंश का यानी किस तरह आगमन हुआ था। अब मौर्य वंश की स्थापना का महत्व क्या है।
भारत में मौर्य वंश की स्थापना का विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व है जो निम्न है। पहला इसका महत्व क्या है? इस वंश की स्थापना के बाद यूनानियों का राज्य उत्तर पश्चिम में समाप्त हो गया, पहला। दूसरा इसका क्या? इस वंश में लगभग सारे भारत की राजनीति एकता के सूत्र में मतलब पिरो दिया। उसके बाद इस वंश में चाणक्य जैसा कूटनीतिक हुआ जिसने राजनीतिक के विशेष में अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ लिखा, तो इसी इसमें युग में था। नेक्स्ट देखिएगा चौथा पॉइंट इसका, इस वंश में अशोक महान जैसा सम्राट हुआ जिसने युद्ध को त्याग किया, उसने सारी जनता को शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। उसके पांचवा पॉइंट है मौर्य काल में भारत ने भौतिक क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रगति की थी। ठीक है, ये था यानी मौर्यकालीन प्रमुख विशेषता और किस प्रकार ये मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था और भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व है। तो ये कुछ था यानी महत्व, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन। यानी मौर्य शासकों द्वारा जो है आर्थिक प्रयास क्या क्या किया गया था, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कौटिल्य ने कृषकों को शिल्पानों और व्यापारियों के वसूल किए हुए बहुत से करों का उल्लेख किया गया है। पहला में क्या है कि संभव कर निर्धर का कार्य सर्वोच्च अधिकारी द्वारा यानी होता था। निधनता राजकीय कोषागार एवं भंडार का संरक्षक होता था। दूसरा क्या है, वास्तव में कर निर्धारण का विशाल संगठन पहली बार मौर्य काल में देखने में आया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की सूची इतनी लंबी है कि यदि आप वास्तव में सभी कर राजा के लिए जाते होंगे तो प्रजा के पास अपने भरण पोषण के लिए नामात्र को ही बचता होगा। ठीक है, तो ये था यानी कर, यानी कहाँ का? मौर्य शासक द्वारा यानी जो कर वसूला जाता था, या आर्थिक प्रयास किस तरह का, यानी आर्थिक प्रयास करते थे मतलब मौर्य शासक। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको समझ में आ गया। वास्तव में बताया जा रहा है कि इतना कर वसूला जाता था कि इससे पता चलता था कि कुछ यानी बचता ही नहीं था। ठीक है, जनता के पास सारा कर ही में उसका चले आता था। चौथा पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय भंडार घर होते थे। इससे स्पष्ट होता है कि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। अकाल, सूखा या अन्य प्रकृति विपदा में इन्हें अन्य भंडारों से स्थानीय लोगों को आनंद दिया जाता था। ठीक है, पांचवा क्या है, मयूर पर्वत और अर्धचंद्र के छाप वाली रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी और मुद्राएं कर वसूली एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में सुविधाजनक यानी रही होगी। बाजार में लेन देन में भी इन्हीं से होता था उस टाइम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। गुप्त काल में सती प्रथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, सती प्रथा जो आपको समझ में आ गया होगा कि सती प्रथा यानी किसको कहा जाता है। जैसे अगर किसी भी महिला का पति, ठीक है, अगर महिला का पति पहले मर जाता है तो उस पति को जो है महिला को जो है उसका पति के साथ जो है सो जला दिया जाता था। तो इसका जो है गुप्त काल में सती प्रथा का क्या प्रचलन था उसके बारे में आपको बताना है। कि गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि ऐरन शिलालेख से 510 ईस्वी में उल्लेख में गोपाराज नामक के सेनापति की पत्नी युद्ध में अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। हर्ष की माता यशोमती ने अपने पति की संभवतः मृत्यु मात्र पर 604 ईस्वी में ही सती हो गई थी। गुप्त काल के पूर्व महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। पांडव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री उसके साथ साथ सती हो गई थी। यानी सती होना मतलब जला दिया गया था उसके साथ ही उसको, ठीक है, यानी उसको ही सती कर दिया, उसको भी साथ में कर दिया था। कृष्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नियां भी उसके साथ यानी सती हो गई थी। महाभारत के आदि पर्व में सती प्रथा का समर्थन किया गया है। फिर भी यह कहा जाएगा कि सती प्रथा का आम नहीं था, अपवाद स्वरूप था। ये आम नहीं था, सब ठीक है नहीं होता था, लेकिन ये अपवाद में इसको रखा गया था। यानी सती गुप्त काल में सती प्रथा का ये यानी कुछ इस तरह का यानी था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, अशोक के धम्म के बारे में तो आपको पता होगा, इसके बारे में क्या बताएंगे। अतीत के इतिहासकार में आमतौर पर अशोक के धम्म की व्याख्या लगभग बौद्ध मत के पर्याप्त रूप से करके यह संकेत करते रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म के राजधर्म बनाना चाहते थे। उसका ऐसा कोई इरादा, यह संदेहात्मक धर्म का उद्देश्य एक ऐसा मानसिक वृद्धि का निर्माण करना जिसमें सामाजिक उत्तरदायी के एक व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझे जाए। इसमें मनुष्य की महिमा का स्वीकृति होने और समाज के कार्यकलापों में मान्य भावना का संचार करने का आग्रह था। बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज़्यादा सहिष्णुता पर बल दिया। अहिंसा धम्म का एक बुनियादी सिद्धांत था। धम्म की नीति में ऐसा
ऐसा मतलब ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आज नागरिक के कल्याण से संबंधित है। तो देखिए ये जो था यानी अशोक का धम्म, तो इस तरह का यानी उसका धम्म का नीति था। वो चाहते थे यानी पूरा विश्व में यानी राजधर्म में इसको बनाना चाहता था, किसको, यानी अशोक अपना धम्म को, ठीक है। इससे काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यानी बेसिक पॉइंट जो था इसका क्या था, यानी अहिंसा। आपको बताना अहिंसा धम्म का एक बुनियादी सिद्धांत था। चलिए, तो ये यानी इस तरह का यानी अशोक अपना धम्म में यानी अपना संविधान बनाया था इस तरह का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको हम जो बताएं कि ये चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सिर्फ उसी को ही कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 100% 2023 के एग्जाम में आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चे स्किप नहीं करें क्लास को, दोबारा अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा अगर छूट गया बीच में कहीं तो, ठीक है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके डिमांड पे ये सारा वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।